Hello everyone, I welcome you all to the platform of PC Education. I am भूमिका शेखावत. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग डेज. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. बैंकिंग सिस्टम इन द सेंस कि किस तरह से इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर वर्क करता है, किस तरह से आरबीआई इज द टॉप बैंक और उसके अंडर सेग्रीगेटेड फंक्शंस काम करने वाले अलग अलग बैंक्स हैं. तो वो पूरा स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन विद द क्लास. फर्स्टली यू कैन सी आरबीआई इज द हेड बैंक, सबसे ऊपर लिखा है. तो आरबीआई के अंडर और फर्दर सेग्रीगेशंस दिए हुए हैं. तो बिफोर वी मूव ऑन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या है. एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आरबीआई इंडिया का एपेक्स बैंक है, दैट इज द टॉप बैंक ऑफ इंडिया. और आरबीआई का मेजर वर्क क्या है? आरबीआई का काम है कि इसके अंडर वर्क कर रहे सारे बैंक्स को रेगुलेट करना, थ्रू आउट द ईयर उनकी एक्टिविटीज और उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना. फाइन. तो आरबीआई एक एपेक्स बैंक है, सबसे टॉप बैंक है इंडिया का, जो कि सेटअप हुआ था 1934 के एक एक्ट से एंड फाइनली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935. फाइन. तो ये हो गया आरबीआई का बेसिक डिटेल के 34 में ये सेटअप होता है, 35 में इसका फंक्शनिंग स्टार्ट होता है. इंडिया का सबसे हाईएस्ट बैंक है, दैट इज द टॉप बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक, जिसके अंडर वेरियस. तो आरबीआई के अंडर दो सेग्रीगेशंस दे रखे हैं मेजरली, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अनशेड्यूल्ड बैंक. अब ये शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड क्या होता है? तो आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक्स का नाम लिखा है वो सारे बैंक्स कहलाते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स. और जो बैंक्स उस शेड्यूल में मेंशन नहीं है उन्हें हम कहते हैं अनशेड्यूल्ड बैंक. फाइन. अभी शेड्यूल्ड बैंक्स का फर्दर सेग्रीगेशन अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड बैंक्स में आते हैं कमर्शियल बैंक. फाइन. कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं जो कि नॉर्मल कस्टमर्स से डीलिंग करते हैं, जो कि डे टू डे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कराने और उनसे डिपॉजिट्स लेने का काम करते हैं. ये वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं. एंड द अदर स्ट्रीम ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड बैंक इज कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स का मेजर पर्पस होता है एक टारगेट पॉपुलेशन के डिमांड्स को सर्व करना. बात कर सकते हैं हम इससे रिलेटेड, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव बैंक्स मेजरली उनके सपोर्ट के लिए सेटअप किए जाते हैं. एंड फर्दर कमर्शियल बैंक्स में चार ब्रांचेस हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड लास्टली इट इज रीजनल रूरल बैंक. फाइन. तो एक एक करके अपन हर ब्रांच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. मूव फर्दर. क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स बेस्ड ऑन द शेड्यूल्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1930. 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेग्रीगेशन क्या देखा था? शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अनशेड्यूल्ड बैंक्स. हाँ, शेड्यूल्ड बैंक्स वो दैट आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट. तो कीप इट इन माइंड कि जो भी सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, और जो शेड्यूल्ड लिस्ट में मेंशन नहीं है उन्हें हम कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स दैट आर नॉट लिस्टेड. इसके अलावा भी एक और डिफरेंस होता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड. द सेकेंड मेजर डिफरेंस इज कि आरबीआई के अंडर वर्क करने वाले जितने भी शेड्यूल, उन सभी को सीआरआर मेंटेन करना होता है. व्हाट एम आई सेइंग? सीआरआर क्या होता है ना, समझ लो कि एक तरह का रिजर्व जो कि हर कमर्शियल बैंक को या हर शेड्यूल्ड बैंक को मेंटेन करना है आरबीआई के पास रखकर. कुछ सम ऑफ मनी दैट पर्टिकुलर बैंक हैज टू कीप विद द आरबीआई so that in times of danger or risk or during the need of this money, उस रिजर्व को यूज किया जा सकता है. अपन रिजर्व रखते हैं घर पे, कुछ सेविंग्स रखते हैं. इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी वी हैव सम सॉर्ट ऑफ मनी इन आवर हैंड्स सो दैट वी कैन स्पेंड इट इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी टाइम. तो उसी तरह से हर बैंक को कुछ रिजर्व अमाउंट रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, वो होता है कैश रिजर्व. फाइन. शेड्यूल्ड बैंक्स को वो रिजर्व आरबीआई के पास रखना कंपलसरी होता है, लेकिन अनशेड्यूल्ड बैंक्स जो कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते उन्हें ये रिजर्व रखना कंपलसरी नहीं होता. तो ये लोग सीआरआर, ये जितने भी अनशेड्यूल्ड बैंक हैं, ये अपना सीआरआर खुद के पास रखते हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड बैंक्स, तो दे कीप सीआरआर विद आरबीआई. अगर अपन बात करें नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की, तो दे डू नॉट कीप सीआरआर विद आरबीआई, दे कीप इट विद इटसेल्फ, नॉट विद आरबीआई. क्लियर है? दोनों मेजर डिफरेंस समझ में आ गए, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर जनरली नॉट एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम आरबीआई. ये आरबीआई से कोई लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते, अनलाइक शेड्यूल्ड बैंक्स जो कि आरबीआई से
होते हैं क्योंकि वो उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। आरबीआई की रेगुलेशन है तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा सीआरआर। कौन से बैंक्स ऐसे हैं जिनके पास जिनको आरबीआई की रेगुलेशंस में रहना है? सारे शेड्यूल्ड बैंक। और ऐसे कौन से बैंक हैं जिनको आरबीआई की रेगुलेशंस के अंडर नहीं रहना होता? दे आर अनशेड्यूल्ड। आई होप आई एम क्लियर विद द शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। मूविंग फर्दर, शेड्यूल्ड बैंक्स के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में, तो शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। जस्ट इससे प्रीवियस स्लाइड में अपन ने देखा कि शेड्यूल्ड बैंक के दो ब्रांचेस थे, वन वाज कमर्शियल एंड वन वाज कोऑपरेटिव बैंक। अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, तो कमर्शियल बैंक बेसिकली वो बैंक्स हैं जो कि अपने कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं, जो आरबीआई के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। और ये चार पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। बेस्ड ऑन द ओनरशिप आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो कमर्शियल बैंक जो है वो शेड्यूल्ड बैंक के अंडर आ रहे हैं। शेड्यूल्ड बैंक का फर्दर ब्रांच है, का मेजर पर्पस है कस्टमर से डीलिंग करना, उनको लोन्स प्रोवाइड करवाना और उनके डिपॉजिट्स अपने पास रखना। ये बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। अब कमर्शियल बैंक को आप ओनरशिप के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक, वन इज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर अबाउट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये बैंक्स क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर नाम सुनते ही समझ में आ रहा है समथिंग विच इज गवर्नमेंट ओन। व्हेन द गवर्नमेंट इज ओनर, अपन बोलेंगे वो बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है। द गवर्नमेंट मस्ट बी द ओनर ऑफ दीज बैंक्स अप टू द शेयर ऑफ 50% और मोर देन दैट, एटलीस्ट 50% और मोर देन दैट। अगर गवर्नमेंट इसके शेयर्स ओन करती है, ये बैंक को ओन करती है, तो ये बैंक को कहेंगे हम पब्लिक सेक्टर। फाइन। In these banks, the majority of the shares are held by the government. Currently in India, there are 21 public sector bank जिन्हें हम PSB भी कहते हैं। फाइन। और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बैंक्स डे वन से पब्लिक सेक्टर हों। उन्हें विद टाइम अगर किसी प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया है तो भी आप उन्हें पब्लिक सेक्टर, जब ये ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर होना मतलब पहले ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, और फिर बाद में इनको गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया। तो प्राइवेट से गवर्नमेंट तक का सफर, दिस इज कॉल्ड एज नेशनलाइजेशन। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मतलब क्या होता है? जब बैंक्स गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ जाए, उन बैंक्स को हम कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ दैट। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया में 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक वाज आरबीआई इटसेल्फ। आरबीआई पहले प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन थे, देन इट वाज ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली इन द ईयर 1949। जब हम आरबीआई के बारे में एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ कि नेशनलाइजेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द रीजंस कि नेशनलाइजेशन किया जाता है। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन दे रखे हैं कि रिड्यूसिंग प्राइवेट मोनोपोलीज। नेशनलाइजेशन होता क्या है? अभी क्या बताया कि जब आप प्राइवेट से गवर्नमेंट को ओनरशिप दे रहे हो, तब उसमें क्या हो रहा है? नेशनलाइजेशन हो रहा है। बैंक को आपने गवर्नमेंट के हाथों दे दी। अब ये हो गया नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन का पर्पस क्या है? व्हाई नेशनलाइजेशन? पहला पर्पस मोनोपोलीज को खत्म करना। मोनोपोलीज मतलब किसी एक की मार्केट में चले और बाकी सारे उसके अंडर उसकी डिमांड्स जनरेट करवाएं। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ मोनोपोली मार्केट, ये समझ लो कि एक है बेचने वाला, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर अबाउट टू परचेज। फाइन। अब बायर अपनी कैसे है, सेलर अपनी किसी भी तरह की कंडीशन बना सकता है कि मैं ये प्रोडक्ट इतने में बेच रहा हूँ, और सिर्फ वो अकेला बेचने वाला, तो बाकी सारी पब्लिक क्या करेगी? उसकी डिमांड उसकी रेट्स के अकॉर्डिंग सेटल हो जाएगी। लेकिन पब्लिक के पास चॉइस नहीं, इसे कहते हैं मोनोपोली। नेशनलाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई किया, दैट मीन्स वो अपनी लोन रेट्स और इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग मार्केट को चेंज करने की कोशिश करे, तो वो चीज़ कुछ सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या हो सकती है? हार्मफुल हो सकती है।
और इसीलिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ताकि जब वो गवर्नमेंट के हाथ में आएंगे तो गवर्नमेंट ऑल इन ऑल सारी पब्लिक के बारे में एक साथ सोचे। फाइन, तो ये वेलफेयर पर्पस के लिए बोल सकते हैं कि नेशनलाइजेशन से क्या होता है कि वेलफेयर, यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, चाहे वो रूरल क्लास हो या अर्बन क्लास हो। फाइन, द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज में बैंक की ये एटीएम फैसिलिटीज अवेलेबल है, बैंक की क्लियरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है, देन यूपीआईज वगैरह अवेलेबल है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो बैंक ने लोगों की सहूलियत के लिए प्रोवाइड करवाई है। मैंने टॉकिंग अबाउट यही चीज़ रूरल एरियाज में होनी है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि रूरल एरियाज में एटलीस्ट बैंक की ब्रांच तो हो, तो लोगों तक बैंक के बेनिफिट्स पहुंचाना वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन नेशनलाइज किया गया, और आज भी किया जाता है कुछ। फाइन, तो एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज ताकि वो सर्विसेज तब तक पहुंच सके। When talking about the last one, that is priority sector lending, is one of the thing why nationalization was done. So to understand this, you must be knowing कि ये प्राइवेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। फाइन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है कि अगर किसी बैंक के पास 10 लाख रुपीज, तो आरबीआई से एक नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के बैंक्स को, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, आपको अपने मनी का 40% जो है वो कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ही रिजर्व करके रखना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इस 10 लाख में से इसका 40% क्या होगा? 10 लाख का 40% इज 4 लाख। ये 4 लाख का जो अमाउंट है ये सिर्फ उस टारगेट पॉपुलेशन को लेंड किया जाएगा जिनका स्पेसिफिक दे रखा है, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये लोन के लिए आपने कैटेगराइजेशन कर दिया कि ये 40% का लोन और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस टारगेट पॉपुलेशन। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। जब बैंक नेशनलाइज होगा, आरबीआई इस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को कम और ज़्यादा करके रीच बढ़ा सकती है और कम कर सकती है बैंकिंग फैसिलिटीज की। आई होप आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझ आया। नहीं समझ आया तो आप इसको वापस रिवर्स करके सुन सकते हैं कि व्हाट डिड आई से जस्ट नाउ। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जस्ट ऑपोजिट, जहां 50% से ज़्यादा ओनरशिप थी उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक, और जहां गवर्नमेंट की ओनरशिप ना हो, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, कहेंगे इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इंडियन बैंक्स एज वेल एज फॉरेन। दोनों ही प्राइवेट होंगे, क्योंकि इंडियन बैंक्स जो कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है वो प्राइवेट कहलाते हैं। वो बैंक्स जो इंडिया के नहीं है, किसी फॉरेन कंट्री की ब्रांच यहाँ पर ओपन है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है, अगेन दे आर ऑल एज प्राइवेट बैंक। वो दोनों कैटेगरीज इसमें आ गई। टॉकिंग अबाउट ओल्ड बैंक्स और न्यू बैंक्स, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक 1990 से पहले सेटअप हुए उन्हें हम कहते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, और जो 1990 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सेटअप होने उन्हें हम कहते हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर। 1990 इज द ईयर की याद रखना है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लोकल एरिया बैंक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हो। किसी एक स्पेसिफिक रीजन में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा, और उस तरह के बैंक को लोकल एरिया बैंक। प्राइवेट बैंक्स विच आर अलाउड टू ऑपरेट इन लिमिटेड एरिया, दे आर अलाउड टू ऑपरेट, मतलब उनका जो एरिया है वो ज़्यादा वास्ट नहीं है, इज लिमिटेड टू एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्पेसिफिकली एक स्टेट या 2 स्टेट्स, नॉट मोर देन दैट। ये इस तरह से डिवीजन क्रिएट कर देना उसे बोलते हैं लोकल एरिया बैंक, किसी पर्टिकुलर एरिया को ही सर्व करते हैं। फाइन, अब ये लोकल एरिया बैंक्स कौन से एक्ट के थ्रू सेटअप होते हैं? कंपनीज एक्ट 1956। जिस तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन और सेटअप होता है, उस तरह से लोकल का स्टार्टिंग होता है, भी उसी एक्ट के थ्रू सेटअप किए जाते हैं। एंड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दीज बैंक्स इज INR 5 crores। अगर इतना अमाउंट है तो ही आप लोकल एरिया बैंक स्टार्ट कर सकते हैं, इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा अपने बैंक। ये रीजनल रूरल बैंक्स की अगर बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स में वी हैव, नाम में ही समझ में आ रहा है, जो किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया को सर्व करे उसे बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक।
अभी रीजनल रूरल बैंक भी एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बन के आया है। फाइन, 1976 में देयर वाज एन एक्ट, आरआरबी एक्ट। एक्ट के थ्रू दिया गया देयर विल बी अ रीजनल रूरल बैंक विच इज गोइंग टू सर्व इन दैट पर्टिकुलर रूरल एरिया इटसेल्फ। अब इसका मेन पर्पस क्या हो सकता है? नाम में लिखा है रूरल एरिया। रूरल एरियाज में वैसे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है सबसे कम होता है, बैंक्स का एक्सेस नहीं होता है। जो विलेजर्स होते हैं वो जनरली मनी लेंडर्स पर डिपेंड करते हैं लोन लेने के लिए, और फिर दे एंड अप इन द डेट ट्रैप। एक पर्टिकुलर लोन लिया, उसको रीपे नहीं कर पाया तो दूसरा लोन ले लिया, उसको रीपे नहीं कर पाया तो दूसरा लोन ले लिया, उसको रीपे नहीं कर पाया दूसरा लोन, वो दे एंड अप बीइंग इन अ डेट ट्रैप। और वो चलता रहता है क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट रेट और जो कंडीशंस होती है लोन रीपे करने की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और ज़्यादा फेवरेबल होती है मनी लेंडर्स की एज कम्पेयर टू द वन हु इज बोरोइंग दैट अमाउंट। जब आप बात करते हैं रीजनल बैंक की, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट, वेरी लो इंटरेस्ट रेट इज देयर। दीज बैंक्स ये बेसिकली रूरल एरियाज को ही सेटअप करते हैं, मतलब रूरल एरियाज में ही सर्व करते हैं, एंड दे इंक्रीज द क्रेडिट फ्लो। वहाँ लोन्स की कोई कमी ना हो, दे मेक श्योर। तो आरआरबी इसका मेन समझ में आ गया, ये रूरल एरियाज के लिए। आफ्टर दैट वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का मेजर पर्पस होता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर established with the aim of funding agriculture and cottage industries etc. तो इनका भी एक पर्टिकुलर पर्पस है कि एग्रीकल्चर को या किसी कॉटेज इंडस्ट्री को जिसमें नंबर ऑफ ओनर्स हो सकते हैं, वो मिलकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस तरह के बिजनेस सपोर्ट करने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए। अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या सिर्फ रूरल एरियाज में होते हैं? नो, कोऑपरेटिव बैंक आपको दोनों एरियाज में मिलेंगे, अर्बन एज वेल एज दोनों तरफ। Fine, and they can perform both deposits and lending facilities like banks. नॉर्मल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? लेंड करना और डिपॉजिट करना। ठीक है, लेंड करना और लोगों का अमाउंट अपने पास डिपॉजिट करना, तो नॉर्मल बैंक्स की तरह फंक्शन। और बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को फंड देते हैं। नबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो भी अगेन आरबीआई के अंडर ही आता है, और इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर इन। कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं वो सारे नबार्ड के अंदर रेगुलेटेड होते हैं। नबार्ड उन्हें है कितना आपको मेंटेन करना तब, और किस तरह से आपको किस एरिया में कितना प्रायोरिटी सेक्टर रखना है, ये इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी। द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, इट इज फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट, देन वी हैव ओके, वी आर डन टिल हियर। एक बार अपन ने पढ़ लिया कि ये बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू बैंक्स, और उन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने के बाद हम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो मेक श्योर आप ये वीडियो देखने के बाद इसके बाद वाला ज़रूर पढ़ें, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे के लेक्चर्स में कई बार वो टर्मिनोलॉजीज यूज। राइट, थैंक यू।